हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का जो नाम है मैट्रिक्स यानी अपव्यू है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो देखिए, जो इसका बेसिक रहेगा अपव्यू का, मैट्रिक्स का, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके डीपली जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपव्यू यानी मैट्रिक्स। इसको ही मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स मतलब अपव्यू। अभी क्या बीमारी है, अभी क्या चीज है, अभी को हमें कैसे पता चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं। तो देखिए, इसमें बोला गया एम और एन संख्याओं के एक निकाय को एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को एम गुणा एन क्रम का कोटि या अव्यू, कुछ भी अगड़म जगड़म कहते हैं। इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको सिंपली दो बातें समझनी है। इसमें एक शब्द आया एम और एक शब्द आया एन। संख्याओं के एक निकाय, कोई भी निकाय हो सकता है जिसमें हमने एम को क्या माना है, रो, और एन को क्या माना है, कॉलम। क्या माना है, रो और कॉलम। और उसको किसके, रेक्टेंगुलर शेप के आकार का कोई भी बनेगा सिस्टम, वो क्या कहलाएगा, अपव्यू यानी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका मतलब आप जानते हैं, इसको देखते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर नोट्स में, उदाहरण में आप समझ सकते हो इन चीजों को। जैसे आप समझोगे क्या, जैसे मान के चलो मैंने कोई भी नंबर लिखा 3, मैंने लिखा यहाँ पे 4, और मैंने यहाँ पे लिखा 5, और यहाँ लिखा मैंने 4। यहाँ लिख लिया मैंने ऐसे 2, और यहाँ लिख लिया 3, और यहाँ लिख लिया 1, और यहाँ लिख लिया 2, और यहाँ लिख लिया 5, और यहाँ लिख लिया 6, और इस प्रकार से इसको बना दिया। ये जो रचना होती है ये अपव्यू कहलाती है, ये मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें बात की गई थी एम और एन की, किसकी, एम गुणा एन की। तो एम जो होता है यहाँ पे रो होता है, रो को मैं आर से डिनोट करूंगा। एन जो होता है वो सी होता है, सी का मतलब कॉलम होता है। और यहाँ पे हम रो और कॉलम का ही जिक्र करने वाले हैं। अब बात आती है रो। तो इस प्रकार से जो नंबर्स रहते हैं, ये ऐसे करके जो लाइन है ये तो हो जाएंगे आपके रो, और ऐसे करके जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके कॉलम। ये तो सिर्फ बेसिक था, चैप्टर के बारे में था। अभी एक एक करके सारे पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है अपव्यू का क्रम या कोटि। कोटि का मतलब होता है ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। आपको पेपर में हो सकता है क्रम पूछ ले, हो सकता है कोटि पूछ ले, और हो सकता है ऑर्डर पूछ ले। दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड मिलेगा जिसका नाम है ऑर्डर। हिंदी में आपको दो वर्ड मिल सकते हैं, क्वेश्चन में पूछ लेगा कोटि और पूछ सकता है क्रम। क्रम मतलब सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझना है तरीके से। इसमें क्या है, यदि किसी अपव्यू में, कोई भी अपव्यू है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें उसने बोला है एम पंक्ति, मतलब एम क्या है, रो, एंड यानी तथा, फिर क्या कह रहा है, एन स्तंभ, मतलब एन कॉलम। स्तंभ है तो उसे एम गुणा एन क्रम का, अब एम गुणा एन तथा एम गुणा एन कोटि का अपव्यू कहते हैं। मतलब समझ में आया, नहीं आया, मैं एक बार दोबारा से समझाता हूं। कोटि का मतलब होता है ये एम और गुणा एन, कोटि हो, ऑर्डर हो, क्रम हो। एम मतलब रो की संख्या, एन मतलब कॉलम की संख्या, को ही हम क्या कहते हैं, कोटि या ऑर्डर कहते हैं। जैसे मैंने यहां पे आपको एक चीज बताई, मैंने यहां पे लिखा 2, 5, 3 और 4। मैंने ये मैट्रिक्स बनाई। मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, अपव्यू का जो सिंबल होगा वो इस प्रकार से होता है। ये आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। अब इसमें से मैंने एक चीज समझी कि मेरी कितनी रो है मेरे भाई, ये एक रो। ये कितनी रो है, दो रो। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, दो। मेरे कितने कॉलम है, एक कॉलम, और कितने कॉलम है, दो कॉलम। तो कितने बन गए कॉलम, दो, रो और कॉलम। अब बात पूछी गई क्या है इसका ऑर्डर, क्या है इसका ऑर्डर, दो गुणा दो, टू गुणा टू। इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, टू गुणा टू। अगर आपसे यहां एम की वैल्यू पूछी जाए तो एम बराबर कितना हो जाएगा, दो, और एन बराबर कितना हो जाएगा, तो कोई दिक्कत रही। ऐसा भी हो सकता है एम की वैल्यू 3 हो, एन की वैल्यू 2 हो, वो रो और कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्डर समझ में आ गया, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में आपको कोई परेशानी। अब हम मैट्रिक्स के टाइप पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे इनके टाइप हैं। तो आज हम पढ़ यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले मैंने बोला है स्तंभ अपव्यू यानी कॉलम मैट्रिक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉलम की। कॉलम की डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए है, याद तो मैं करा ही दूंगा, रटना नहीं है।
क्या है? एक आव्यूह यानी एक मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह कहलाता है, यानी मैट्रिक्स कहलाता है। कौन सा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। कब? यदि इसमें केवल एक स्तंभ हो। क्या हो? एक स्तंभ हो, यानी एक कॉलम हो। एक कॉलम हो, जिसके अंदर एक कॉलम होगा वो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम कैसे होगा? जैसे मैंने बात की, मान के चलो ये कोई लड़का था और जिसका नाम ले दिया मैंने राम। कोई लड़का है राम, ठीक। और कोई दूसरा लड़का भी मैंने ले लिया, मान के चलो ये ले लिया मैंने मोहन, ठीक। तो ये क्या है? इस तरीके से क्या बना? कॉलम। मैं अगर इसको आपको इस तरीके से समझाऊं, जैसे कि आप इसे समझ सकते हो बहुत आराम से, ये मैंने ऐसे ले लिया और ये मैंने इस तरीके से लिया, ऐसे करके ये, ठीक भैया। और जब मैंने ये लिया, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और जब मैंने इसको इस तरीके से लिया है और मैं इसको ऐसे कह दूं कि ये जो पार्ट है ऐसे करके, ये इस तरीके से, तो ये जो पार्ट बन रहा है ये क्या बन रहा है? एक खम्मा टाइप बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा? बताइए। तो ये जो पार्ट है ये आपका, ये क्या कहलाएगा? ये कॉलम कहलाएगा, सी कहलाएगा। इस तरीके से जो भी रहेगा, इस तरीके से आप किसी को भी ले लो, वो आपका क्या कहलाएगा? इस तरीके से आप कोई भी पार्ट ले लोगे ऐसे करके, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये ऐसे करके जो है ये सभी क्या कहलाएंगे? कॉलम कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? इस तरीके से जो रहेंगे वो कॉलम है। कोई दिक्कत रही? ये पार्ट आपका कॉलम कहलाएगा। कोई दिक्कत रही? वेरी गुड। दूसरी बात आती है निकल के। दूसरी बात क्या कह रही है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलो बाद में समझेंगे, पहले यहां देखते हैं। दूसरा क्या है? रो मैट्रिक्स। कौन सा? रो। क्या कहलाता है? यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो, एक रो हो, जिसमें क्या हो? केवल एक रो हो। रो का मतलब मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आप ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, आपको पता चला ये क्या है? बोला ना उसमें केवल एक रो हो, तो कितनी रो है ये? एक। क्या कहलाएगा ये? रो मैट्रिक्स। कितनी रो है इसमें? एक। तो क्या कहलाएगा ये? रो मैट्रिक्स। जैसे आप यहां पे कोई एग्जांपल ले सकते हो इस तरीके से, जैसे मैंने नाम लिया, क्या? मैंने नाम लिया राम। क्या लिया मेरे भाई? मैंने राम। बात समझ में आई? तो ये क्या कहलाएगा? एक इधर में लिख दूंगा इसी की लाइन में, ठीक है, लिख दूंगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत रही? कोई परेशानी है? आगे चलते हैं दूसरे वाले टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक हमारा क्या कह रहा है? वर्ग आव्यूह। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोला गया? यहां पे भी वही बात की गई है। इसमें क्या होता है? रो और कॉलम दोनों की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है। रो और कॉलम दोनों की संख्या कैसी होगी? इक्वल। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे एक एग्जांपल लिखूं, मैंने एक एग्जांपल लिखा ऐसे, जैसे यहां लिखा मैंने 3, यहां लिखा मैंने 4, यहां लिखा 5 और यहां लिख दिया मैंने 0। इसका मतलब क्या है? इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है? m गुणा n। ये चीज मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। ये इसका क्या होगा? ऑर्डर। अब इसमें अगर मैं चेक करता हूं तो ये कितनी रो है मेरे भाई? एक। कितना है? ये R1 कहलाएगा। मैं अगर इस वाले पार्ट को चेक करता हूं ये, तो ये क्या कहलाएगा? R2, यानी पहली रो और दूसरी रो। मैं अगर इस वाले पार्ट को चेक करता हूं ये, तो ये क्या कहलाएगा? C1। और मैं इसको चेक करता हूं तो ये क्या कहलाएगा? C2। इसका मतलब यहां पे m के बराबर मैंने क्या बताया था? R। m और m का मतलब रो होता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो इसमें रो की संख्या कितनी है भैया? 2 है। और मैंने n कॉलम बताया था, कॉलम सीधे नोट करते हैं तो कितनी संख्या है मेरे भाई? अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करता हूं तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/2। इसका मतलब इसमें जितनी रो उतने ही कॉलम। क्या कहलाएगा ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है? ये एग्जांपल के साथ आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें हमें करना क्या है? डेफिनेशन में बहुत आसान सा काम है। एक वर्ग आव्यूह b बराबर bij m गुणा n विकर्णाव्यूह कहलाता है। सही बात है, ये विकर्णाव्यूह कहलाता है। यह कह रहा है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो,
यानी जो विकर्ण होता है, जो आपको डायगोनल होता है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट उसके पास होंगे वो सभी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इसका मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए। जैसे मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आपके पास ये मैट्रिक्स है तो ये जीरो, जैसे हम यहां से बनाएंगे तो ये कितना लिखा 3, ये कितना हो जाएगा 0, और यहां पे अभी हम क्या लिख लें 0, और यहां पे कितना लिख लें 4। अगर हम ये चीज चेक करते हैं तो ये क्या है आपका डायगोनल है, तो वो क्या कह रहा है विकर्ण के अलावा सभी अवयव कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जैसे आप दूसरा एग्जांपल लोगे तो दूसरे एग्जांपल में आप लिख सकते हो, जैसे आपने यहां लिख लिया 1, यहां लिख लिया 0, यहां पे भी लिख लिया 0, यहां लिख लिया 0, यहां लिख लिया 2, यहां लिख लिया 0, यहां लिख लिया 0, यहां लिख लिया आपने 0, और यहां लिख दिया मान के चलो 5। इस तरीके से अगर आप ये वाला पार्ट चेक कर रहे हो, ये कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये वाला पार्ट अगर आप चेक कर रहे हो तो ये क्या है विकर्ण है, ये क्या है डायगोनल है। ये जीरो नहीं होना चाहिए, बचा कुचा जितना भी है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बात समझ में आ गई है, वो क्या कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट पर, समझ लीजिए अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें भी बोला गया एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है, अदिश आव्यूह है। इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, इसके जो विकर्ण है जो डायगोनल है उसके जो अवयव हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, अर्थात एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। पीछे वाला जो सवाल था, पीछे वाला जो एग्जांपल था उसमें और उसमें क्या अंतर है, उसमें जो डायगोनल था, जैसे ये वाला पार्ट जो डायगोनल था, इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट थे, विकर्ण के जो एलिमेंट थे वो अलग अलग थे, और इसमें क्या बोला गया है, इसमें समान है, उसके जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। जब इसके एलिमेंट इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो, यहां पे और यहां पे, यहां मैंने मान के चलो 1 लिया, यहां 0 हो गया, यहां पे भी 0 हो गया, और यहां पे मैंने 0 लिखा, यहां पे मैंने 1 लिखा, यहां पे मैंने 0 लिखा, यहां पे 0 लिखा, यहां पे 0 लिखा, और यहां पे क्या लिखा 1 लिख दिया। मेरे सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलोगे। दूसरा, मैंने यहां 3 लिख दिया, यहां 0 लिख दिया, यहां 0 लिख दिया, यहां 0 लिख दिया, और यहां मैंने 3 लिख दिया, यहां 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, और यहां पे क्या हो गया 3 आ गया। समझ में आ रही है ना बात, इसका मतलब यहां पे ये जो अवयव है वो क्या है, सेम है। अवयव यहां पे भी सेम है, पर ये जो आव्यूह है ये तत्समक आव्यूह कहलाएगा। कौन सा आव्यूह कहलाएगा, तत्समक। अभी देखो, जैसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 4 लिख दोगे, 0 लिख दोगे, 0 लिख दोगे, 0 लिख दोगे, 4 लिख दोगे, 0 लिख दोगे, 0 लिख दोगे, 0 लिख दोगे, और 4 लिख दोगे। तो समझ में आ रही है बात। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसे लिखा था, यहां लिखा था मैंने 1, फिर लिखा था 0, फिर लिखा था 0, फिर लिखा था 0, फिर लिखा था 2, फिर लिखा था 0, 0 लिखा था, 0 लिखा था, और 5 लिख दिया था। अभी देखना सभी में तीनों के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे ये कौन सा आव्यूह था आपका, ये कौन सा बताया था मैंने, विकर्ण आव्यूह। इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल है उनके नंबर्स सेम नहीं है, इनमें क्या है, सेम है, सेम है। ठीक है, तत्समक आव्यूह की खासियत रहती है इसमें सिर्फ एक ही रहता है। क्या रहता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, 1 1 1, और कोई नहीं मिलेगा। वो आपके लिए ये रहा। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा। तो इसकी पहचान क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, 0 1 0 0 0 1। और वही चीज मैंने आपको बताई थी, यहां पे जो विकर्ण रहेगा, जो डायगोनल रहेगा आपका, वो सिर्फ 1 रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। क्लियर एकदम, नोट कर लीजिए। का शून्य आव्यूह, कौन सा आव्यूह है, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह में आपको करना क्या होता है, इसमें जितने भी अवयव होंगे ना वो सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। जीरो का मतलब तो जीरो ही है। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 0 0 0, इसके अंदर सभी क्या हो गए, सभी जीरो होता है, कुछ भी नहीं रहेगा, सब जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। जो अब हमारा एक और टॉपिक जो बच रहा है, आव्यूह का निरूपण। तो हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वो कैसे होगा, वो बहुत ध्यान से समझने की बात है। जैसे देखिए, मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया, मैंने कोई एक पार्ट बनाया, मैंने माना ए बराबर, मैंने कोई भी चीज किसके बराबर ले ली बेटा, ए बराबर। अब आव्यूह जो रहता है, मैट्रिक्स जो रहता है, उसका हम निरूपण करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कुछ चीजें याद करनी होती हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जैसे पहले मैं जो ऑर्डर ले रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं ए आई और जे।
क्या लिखा है मैंने, ए आई जे। क्या लिखा है, ए आई जे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है। ए आई जे का मतलब क्या है, ये मैंने ये चीज बना दी, ए आई जे। आई का मतलब रो, आई का मतलब, और जे का मतलब कॉलम। कोई दिक्कत रही, कोई परेशानी है? इसका मतलब ये है कि जब मैंने ये लिखा ए आई और जे, ये चीज मैंने लिखी, तो मैं यहां पे इस वाले पार्ट का मतलब, आई का मतलब तो मैं मान सकता हूं क्या है, रो, और जे का मतलब क्या मानूंगा। बात समझ में आई है ना? अब इनको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, वो थोड़ा सा देखना है। तो जितनी भी बातें मैं बताने जा रहा हूं वो सभी आपके ध्यान में होनी चाहिए। जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, मान के चलो, मैं इनको कैसे लिख सकता हूं, मैंने वो लिखा सबसे पहले। तो मैंने लिखा A11, फिर मैंने लिखा A12, फिर मैंने लिखा A21, फिर मैंने लिखा A22। कोई दिक्कत है? मेरी बात ध्यान से सुनते चलना। और ये मैंने आप व्यू में बना दिया है इसको, और उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया ऑर्डर 2/2। ये कितने का ऑर्डर है, 2 रो और 2 कॉलम। अब बात आती है, ये 1-1 का मतलब क्या है। इस 1-1 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम। ये जो एलिमेंट है ये पहली रो और पहले कॉलम को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आ गई है? उसके बाद बात आती है दूसरी, ये पहली रो, तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे भी 1 आएगा। ये दूसरी रो, यहां पे 2 आएगा, पहले स्टार्टिंग में 2 आ रहा होगा। समझ में आ गई? तो ये पहली रो, और ये वाला जो पार्ट है ये बताएगा पहला कॉलम, और ये वाला पार्ट जो बताएगा वो बताएगा दूसरा कॉलम। तो A11 यानी पहली रो और पहला कॉलम, A12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, और दूसरी रो दूसरा ही कॉलम। कोई दिक्कत है? ये ऑर्डर जो आपका कितना है, 2/2 का। बात समझ में आ गई है? वेरी गुड। एक ऑर्डर और आता है, उसको भी डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने लेट किया वही ए बराबर, तो मैंने यहां पे लिखा A11, A12, A13, A21, A22 और A23। उसके बाद लिखूंगा A31, A32 और A33। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। ठीक मेरे भाई, 1 2 3 कितनी रो हैं, 3। कोई दिक्कत रही बेटा? 1 2 3 कितने कॉलम, कोई दिक्कत रही? क्लियर है ना एकदम? वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, A11 पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो तीसरा कॉलम। कोई दिक्कत? ऐसे आप ऐसे डिफाइन करोगे बहुत आराम के साथ, ये ऐसे करके। ये C1 है, और ये आपका C2 है, और ये आपका C3 है। यहां से बात करोगे ये R1 है, यहां से बात करोगे ये R2 है, और यहां से बात करोगे ये R3 है। क्या आपको कोई दिक्कत है? ऐसे ही आप बताते चलोगे। देखो, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? वेरी गुड। इसके बाद सवाल में जब भी आपसे आई पूछा जाए, हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपसे ऑर्डर पूछा जाए। क्या पूछा जाए? ऑर्डर। यानी आपसे पूछी जाए कोटि, अभी सारी चीजें मैं यही डिफाइन कर दे रहा हूं। आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो सिर्फ आपको ये लिख देना है m गुणा n। ठीक। अगर मुझे इस सवाल के अकॉर्डिंग ऑर्डर पूछा जाए तो मेरा ऑर्डर हो गया 3 × 3। ऑर्डर की काउंटिंग पूछी जाए तो कितनी हो गई, यानी एलिमेंट की काउंटिंग पूछी जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जाए तो कितने एलिमेंट हो गए, 3 3 जा 9। आप कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको पता चल गया 3 रो और 3 ही कॉलम, टोटल कितने हो गए, 9 एलिमेंट हो गए। एलिमेंट पता चल गया। तो ये जो इसके अंदर है ये सब क्या है, इसके एलिमेंट हैं, यानी अवयव हैं। कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है आपको, 5 दिया है, -4 दिया है, 2 दिया है और 1 दिया है, 9 दिया है, 3 दिया है, -1 और 7, 5 -2 4 3। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम काउंटिंग करनी है मेरे भाई, किसकी, इसकी। देखो क्या हो जाएगा, R1, क्या हो जाएगा R2,
क्या हो जाएगा R3। हमें इतना पता चला सवाल में कितनी रो हैं 3। कोई दिक्कत रही? वेरी गुड। उसके बाद हमें और भी कुछ पता करना है। ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4 कितना भी आ जाए यार, हमें तो गिनना ही है ना, हमें कौन सी बहुत दिक्कत है। अब आपसे सवाल में पूछा जाए ऑर्डर, तो आप बता दोगे? चलो बाद की बात है। अब हमारे सवाल में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी रो आर देयर इन ए, मतलब ए में कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है ये जो रो है 1 2 3, कितनी रो है मेरे भाई? तो आपके सवाल का आंसर आ गया कितनी रो है 3। कोई दिक्कत रही बेटा? उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या कॉलम, बेटा कितने कॉलम है आपके पास? क्या आपके पास कोई दिक्कत है सवाल में? यहां तक आपको कोई परेशानी हुई? इसका पूछ रहा है ऑर्डर। क्या पूछ रहा है? ऑर्डर मतलब क्रम, क्रम या कोटि। क्या क्रम है आपका? इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं आपसे पूछूंगा इसका जो क्रम है वो 4 गुणा 3 है या 3 गुणा 4? दो तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो इनमें ऑर्डर कौन सा है आपका? पीछे वाला। वेरी गुड। पीछे वाला क्यों होगा? क्योंकि पहले हम रो लेते हैं और बाद में हम कॉलम, और रो हमारी कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 4। यानी हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो m गुणा n पढ़ा था, और n हमने बताया था रो और n बताया था हमने कॉलम, और i बताया था हमने रो और j बताया था हमने। और इससे आपको टिक मारे का में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप एक चीज याद रख लेना, m बराबर r है और r बराबर i है और n बराबर c है और c बराबर j है। ये वाला पार्ट भी बन जाता है। कोई दिक्कत रही? यानी m के बराबर r होगा और r बराबर i होगा। i भी रो को डिनोट करता है और n बराबर c होगा, c बराबर j होगा। यानी n भी रो को कॉलम को डिनोट करता है, c भी कॉलम को डिनोट करता है, j भी कॉलम को बताता है। कोई दिक्कत है? 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत रही? उसके बाद क्या पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इज इन ए, यानी इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो एक तो आप गिन के बताओगे, दूसरा तरीका आपको ऑर्डर पता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया। तो आपका एलिमेंट की संख्या जो थी वो कितनी थी 12। आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना आ गया 12। कोई दिक्कत रही क्वेश्चन में? उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है A23। यहां पे थोड़ा सा क्या है ये मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट का मतलब ये इस तरीके से है, बस इस तरीके से जैसा कि आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। यानी आपसे पूछा गया है A23। A23 का मतलब क्या है दूसरी रो और तीसरा कॉलम। इसमें कौन सा है पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, यही तो हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -1। कोई दिक्कत है? टोटल कितने सवाल थे 5। पांचों सवालों में आपको कोई परेशानी हुई आप नोट कर सकते हो। इतनी चीजें पढ़ाई थी, सारी चीजें समझ में आ गई आपको भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तक का जो बेसिक था वो इस सवाल में आ गया टोटल। ठीक है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग से है। और आज हम इतना ही करेंगे, उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना क्या हो जाए भैया।